डीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम मिडवेल हिस्ट्री के अंदर आज हम दिल्ली सल्तनत की हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी या इसको हम शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम या मुजुद्दीन के नाम से भी जाने, उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ी है और इसने जो युद्ध किए हैं उनके बारे में हमने बात की है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य रहा है। और इसी दिल्ली सल्तनत में हम बात करने वाले हैं 5 वंशों के बारे में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ेंगे कि दोस्तों ये 5 वंश कौन से हैं। आज हम सिर्फ गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, इस 2 या 3 वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो गुलाम वंश है जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 तक। इसके बाद में खिलजी वंश रहेगा, खिलजी वंश 1290 से 1320 के मध्य इसका टाइम पीरियड रहेगा। फिर हम बात करेंगे तुगलक वंश, तुगलक वंश का टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1414। सैयद वंश रहेगा, फिर इसके बाद में तुगलक वंश के बाद में 1414 से लेकर 1451 तक। और फिर लास्ट में लोधी वंश रहेगा, यानी कि 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होने के साथ ही भारत पर मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में, और गुलाम वंश के 2 से 3 वीडियो अपलोड होंगे, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और डीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक गुलाम वंश। देखिएगा, देखिए गुलाम वंश है, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 के मध्य रहा है। और दोस्तों इसमें हम बात करेंगे जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो शासक रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा कौन कौन से शासकों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बारे में। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर 1210 तक शासक रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश की हम बात करेंगे, जो 1210 से लेकर 1236 तक ये शासक रहते हैं। फिर 1236 से लेकर 1240 के मध्य रजिया सुल्तान, पहली महिला सुल्तान बनती है गुलाम वंश की, रजिया सुल्तान, जो 4 साल तक शासन करती है। फिर इसके बाद में हम गयासुद्दीन बलबन की हम चर्चा करेंगे। देखिए कि गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर 1287 के मध्य शासन करते हैं। देखिएगा दोनों के मध्य गैप बहुत ज्यादा है, तो हम यानी कि रजिया सुल्तान के बाद में जो बलबन है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट शासक रहा है, तो इससे हम रजिया सुल्तान के बाद में बलबन को हम पढ़ेंगे। इसे इसके बीच में थोड़े बहुत जो भी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो शासक है उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक का सामान्य परिचय ले लेते हैं। तो देखिएगा सामान्य परिचय में क्या क्या बातें हम पढ़ते हैं। देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210 तक है, यानी कि ये 4 साल तक शासन करते हैं। देखिएगा देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, जो गुलाम वंश का संस्थापक कहा गया है, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम, यानी कि ये सबसे मतलब ये ऐसा शासक था जो गुलाम था, जो मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था, ठीक है। तो इसलिए इसको गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं, ठीक है। देखिएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना के साथ दिल्ली को राजधानी न बनाकर लाहौर को राजधानी बनाता है। यानी कि ये जैसे ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1206 से लेकर 1526 के मध्य, तो जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो यह जो दिल्ली को राजधानी नहीं बनाता है, दिल्ली को राजधानी ना बनाकर ये कहाँ रहता है, लाहौर में रहता है। हम बात करेंगे कि लाहौर में रहने का इसका रीजन क्या है, ठीक है, तो वो आगे हम बात करते हैं। देखिएगा तो दिल्ली को राजधानी न बनाकर किसको राजधानी बनाता है, लाहौर, लाहौर को यह राजधानी बनाता है। तो देखिए दोस्तों इस कुतुबुद्दीन ऐबक को किन किन उपनामों से हम जानते हैं, तो देखिएगा उपनाम कौन कौन से हैं। इस शासक को हातिम ताई भी कहते हैं। पहला उपनाम इसका है हातिम ताई, लाख बख्श, यानी कि लाख बख्श क्यों कहा गया है, क्योंकि ये दानशील
बहुत था, यानी कि दान देता था, ठीक है, दानशील होने के कारण इसको क्या कहा गया है, लाख बख्श कहा गया है। इसका नाम कुरान ख्वां, यानी कि कुरान ख्वां क्यों कहा गया है, यानी कि ये कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले स्वर में ये करता था, इसीलिए इसको कुरान ख्वां कहा गया है। देखिएगा, इसके उपनाम तीन है, हातिम ताई है, लाख बख्श है, कुरान का है, ठीक है। देखिएगा जब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में होती है, ठीक है। और ये 1210 में कैसे होती है, यानी कि चौगान, यानी कि आधुनिक जो खेल है, चौगान को आधुनिक खेल पोलो भी खेलते हैं, जो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। तो इस घोड़े के पे बैठकर ये चौगान खेल रहे थे, तो घोड़े से गिरने से 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो हम आगे और बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो देखिएगा अब देखिएगा आगे बात करते हैं। देखिए, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर 1210 तक था। ऐबक कुबूती जाति का एक तुर्क था। देखिएगा, यानी कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये प्रथम गुलाम वंश का शासक था, जिसने 1210 से लेकर 1206 से लेकर 1210 तक इसने शासन किया। देखिए, ये जनजाति थी, यानी कि ये है एक जनजाति कुतुबी, क्या है, कुतुबी, ये कुतुबी जनजाति का एक शासक थे, यानी कि एक तुर्क था। यानी कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये बचपन से ही निशापुर के काजी, यानी कि जो निशापुर है, निशापुर में काजी था, और उस काजी का नाम फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, इस काजी का नाम है फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने ऐबक को एक दास के रूप में खरीदा था। यानी कि जो निशापुर से जो एक फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी है, ये निशापुर से इस ऐबक को खरीदा था, सबसे पहले इसको ये खरीदा था। तो देखते हैं, आगे बात करते हैं। इसको ये कुकी है, ये खरीदता है निशापुर से। देखिएगा, निशापुर से खरीदता है, तो काजी ने उसकी देखभाल उचित ढंग से की और सभी शिक्षाओं में निपुण किया। यानी कि जो ये कुकी था, ठीक है, ये काजी था, ये निशापुर से जब खरीदता है और अपने यहाँ ले आता है, और वहाँ ले आने के साथ ये इसकी बहुत उचित ढंग से वो देखभाल करता है, साथ ही वह उसको शिक्षा भी देता है। यानी कि अब जो आपका ऐबक है, उसको अपने घर ले आता है ये काजी कुकी, और उसकी उचित ढंग से देखभाल करता है, साथ ही उसको एजुकेशन भी ये दिलाता है, ठीक है। देखिएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, बचपन से ही अति सुरीले स्वर में, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यानी कि बचपन से ही ये बहुत ही अति सुरीले, अच्छे सुरीले स्वर में ये क्या करता था, कुरान का पाठ करता था, यानी कि कुरान को बहुत ही सुरीले ढंग से पढ़ता था, जिस कारण इसे कुरान कहा गया। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के उपनामों की हम बात करते हैं, इसको हातिम ताई, लाख बख्श, कुरान ख्वाह, ठीक है। तो कुरान ख्वाह क्यों कहा जाता था, ये बचपन से ही जो कुरान है, कुरान को बड़े ही सुरीले ढंग से इसका उसको पढ़ता था, इसलिए उसको कुरान ख्वाह कहा गया, ठीक है। देखिए, बाद में क्या होता है, बाद में ये निशापुर से गजनी लाया गया, यानी कि जो ऐबक को जो जब कुकी उसको खरीदता है निशापुर से, फिर निशापुर से ये कहाँ आ जाता है, ये लाया जाता है कहाँ, गजनी ले आते हैं इसको निशापुर से। और गजनी लाने के साथ ही इसको फिर मोहम्मद गोरी क्या करता है, उसको खरीद लेता है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी इसको खरीद लेता है, और अब देखिएगा ये मोहम्मद गोरी का के मन को कैसे जीतता है, दिल को कैसे जीतता है। देखिएगा, ऐबक है, अपनी एक तो प्रतिभा, अपनी लगन और एक अपनी ईमानदारी के बल पर ही शीघ्र ही मोहम्मद गोरी का ये क्या बन जाता है, विश्वास पात्र बन जाता है। और विश्वास पात्र बनने के साथ ही इस गोरी ने इसे अमीर ए आखुर, यानी कि अमीर ए आखुर के पद पर ये पहले इसको बिठाता है, यानी कि इसको अपने यहाँ नौकरी देता है अमीर ए आकुर के पद पर। अमीर ए आकुर क्या होता है, अस्तबल, अस्तबल का मतलब होता है घोड़ों का ये प्रधान होता है, ठीक है। तो इसको पहले इसको नौकरी पे देता है, यानी कि अमीर आकुर की नौकरी पे देता है। जब ऐबक इसको खरीदता है, सॉरी, ऐबक को मोहम्मद गोरी खरीदता है, और मोहम्मद गोरी का दिल जीत लेता है अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के साथ। फिर मोहम्मद गोरी इससे
प्रभावित होता है और उसको अपने एक पद यानी कि अमीर ए आकुर के पद पर क्या इसको बिठा देता है। ठीक है। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। यानी कि मोहम्मद गोरी को वैसे तुर्की राज्य का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में क्या होता है कि इस ऐबक को तुर्की राज्य की स्थापना की कहा, भारत के अंदर। ठीक है। देखिएगा, मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जन यानी कि जैसे मोहम्मद गोरी की जैसे मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद में जो लाहौर के जो विशिष्ट जन थे यानी कि अच्छे लोग थे, विशिष्ट जन और अमीर थे, अमीर द्वारा आमंत्रित करने पर यानी कि अमीरों के द्वारा मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में ऐबक को आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करने के बाद उसको शासन सत्ता हाथ में ले लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मोहम्मद गोरी की 1206 के अंदर लाहौर के अंदर मृत्यु होती है, तब लाहौर के विशिष्ट जन और अमीरों के द्वारा किसको ऐबक को आमंत्रित किया जाता है और ऐबक को शासन सत्ता हाथ में दे देते हैं। ठीक है। तो मोहम्मद गोरी के बाद में लाहौर की शासन सत्ता जो है, लाहौर की सत्ता है वो किसके हाथ में आ जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ जाती है। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु की यानी कि जो ऐबक है अपना जो राज्याभिषेक है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात यानी जून 1206 में ये करवाता है। पहले ये नहीं करवाता, लेकिन अमीरों के द्वारा कहने पर जो विशिष्ट जनों के कहने पर ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। और ये राज्याभिषेक कब करवाता है, ये जो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के 3 माह के पश्चात यानी कि जून 1206 में ये ऐबक अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि वो धारण नहीं की, लेकिन ये क्या करता है, ये सिर्फ मलिक, कहने का मतलब ये है कि एक एक दो पद थे, एक तो मलिक मलिक और एक सिपह सालार यानी कि सिपह सालार, एक दो पद थे। इन दो पदों पर ही ये क्या करता है, संतुष्ट होता है। यानी कहने का मतलब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, लेकिन मलिक और सिपह सालार पदवियों से ही अपने आप को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है। ये देखिएगा, जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी का एक बड़ा भाई था यानी कि गयासुद्दीन महमूद, है ना। और इस गयासुद्दीन महमूद से जो ऐबक है एक मुक्ति पत्र प्राप्त करके करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिलती है। यानी कि ये दास से मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र शासक बन जाता है 1208 ईस्वी में। और वह मुक्ति पत्र किससे प्राप्त करता है, जो मोहम्मद गोरी का जो बड़ा भाई था गयासुद्दीन महमूद है, ये मुक्ति पत्र दे देता है और वो 1208 में एक स्वतंत्र शासक बन जाता है, क्योंकि ये दासता से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दास नहीं रहता, एक शासक बनता है। ठीक है। देखिएगा, जो मोहम्मद जो ऐबक था, अपनी उदारता के कारण अपनी उदारता के कारण इतना अधिक दान करता था, जिससे उसको लाख बख्श कहा गया। ये देखिए, हातिम ताई है, कुरान ख्वा है, और जैसे लाख बख्श है। लाख बख्श क्यों कहा जाता है, लाखों का ये दान करता था, इसीलिए उसको लाख बख्श कहते हैं। ठीक है। किसको, इस मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिएगा, जो ऐबक है, ऐबक अपने यहाँ यानी कि दरबार में विद्वानों को भी क्या करता था, ये संरक्षण प्रदान करता था। और इसके दो बड़े ही अच्छे विद्वान थे, उनका नाम अगर देखें तो फ्रेंड्स देखिएगा, दो बड़े नाम हैं। एक तो हसन निजामी है और एक फक्र ए मुतब्बिर है। कौन, फक्र ए मुतब्बिर। देखिएगा, हसन निजामी ने एक किताब लिखी थी, ताज उल मासिर। ठीक है। और फक्र ए मुदब्बिर ने किताब लिखी, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है। ये किताबें इसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा है। तो प्लीज अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल के लाइब्रेरी ग्रुप या एजुकेशन ग्रुप वहां पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो अभी आगे हम पढ़ते हैं। देखिएगा देखिए दोस्तों,
अब हम बात करते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक महान निर्माता था, यानी कि एक महान शासक था, निर्माता के रूप में इसने कौन-कौन से इमारतों की या मस्जिदों की का निर्माण किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है, देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो एक दिल्ली के अंदर एक मस्जिद बनवाई, उस मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, ये कुव्वत उल इस्लाम है, ये दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मस्जिद बनवाते हैं। और ये तुर्कों के द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तुर्कों के द्वारा भारत में पहली जो मस्जिद बनाने का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये दिल्ली के अंदर कुव्वत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद बनवाता है। तो ये पहली तुर्कों के द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद है। ठीक है, और यह जो मस्जिद थी दोस्तों, यह मस्जिद कहाँ पे बनाई गई थी कि जो दिल्ली है, दिल्ली के में जो 27वां एक जैन मंदिर था, उस 27वें एक जैन मंदिर को इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, तो पहली बात हमने बात कर ली है कि जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये दिल्ली के अंदर है। और ये भारत में तुर्कों के द्वारा बनाई गई सबसे पहली मस्जिद है। और ये कहाँ बनाई गई थी? दिल्ली के अंदर जो 27वां जैन मंदिर था, उसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। दूसरी बात अगर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कुतुब मीनार। देखिए ये भी कुतुब मीनार कहाँ पे है? इस कुतुब मीनार ये भी दिल्ली के अंदर है। और इसका कुतुब मीनार नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, एक सूफी संत था। ठीक है, तो ये सूफी संत था। इस सूफी संत के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखता है। देखिएगा दोस्तों, कुतुब मीनार की अगर बात करें, तो कुतुब मीनार के अंदर जो फर्स्ट मंजिल है, इस फर्स्ट मंजिल का जो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में इसका निर्माण होता है। यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर था, इस फर्स्ट फ्लोर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में हुआ। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो मंजिल थी दोस्तों, यानी कि फ्लोर था, उसका निर्माण इल्तुतमिश के काल में होता है। एंड फिफ्थ जो फ्लोर थी, उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है। जो आपको पता है कि जौनपुर शहर भी ये बसाता है फिरोज शाह तुगलक। तो पांचवी मंजिल है, उससे पांचवी मंजिल का तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के काल में होता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं, एक 2.5 दिन का एक झोपड़ा बनवाता है अजमेर के अंदर भी। कौन? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। जो भी ये भी एक मस्जिद है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापत्य कला में अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो है। यानी कि इन तीनों को आप याद रखिएगा। अगर यहाँ से स्थापत्य कला के बारे में अगर पूछा जाता है, तो ये तीनों के बारे में ही पूछा जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के अंदर, कुतुब मीनार जो है वो भी दिल्ली में। लेकिन जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के पश्चात ऐबक के सामने सबसे बड़ी जो कठिनाई थी, यानी कि जो मोहम्मद गोरी के जो अन्य दास थे, उन अन्य दासों के दासों की कठिनाई थी। यानी कि ये दास थे, यानी कि जो मोहम्मद गोरी के, वो बहुत परेशान करते थे यानी कि ऐबक को। उनमें कौन कौन से दास थे और उनको कैसे कन्विंस करता है? ठीक है, तो देखिएगा, मोहम्मद गोरी की जो दो दास हैं, एक ताजुद्दीन यलदोज, यलदोज भी बोल सकते हैं इसको, यलदोज भी बोलते, एक है नासिरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, देखिएगा, ताजुद्दीन जो यलदोज है, ये ये ऐबक को यल्दोज से खतरा बना रहा, लगातार ये खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक हमेशा लाहौर में रहा। मैंने अभी आपको बोला था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही ये क्या करता है कि अपनी राजधानी क्या बनाता है? लाहौर को बनाता है। ठीक है, तो ये सेफ जगह रहता था क्योंकि ताजुद्दीन यल्दोज से उसको खतरा था। तो इसी के कारण से जो ऐबक है, ये दिल्ली के अंदर नहीं रहता है, ये लगातार कहाँ रहता है? लाहौर में ही रहता है। ठीक है, और दिल्ली आने का मौका ही नहीं मिलता है इसको। दूसरा है नासिरुद्दीन कुबाचा है। नासिरुद्दीन कुबाचा, ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर दी। ठीक है, और
ख्वाजा से कर दिया और उसे अपने पक्ष में कर लिया, यानी अपनी बहन की शादी करके अपने पक्ष में इसको कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में देखें तो अब देखते हैं इसकी मृत्यु। देखो मैंने आपको पहले बताया था इसकी मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेल यानी आधुनिक जो पोलो खेल है उस पर खेल खेलते हुए घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है, उसको लाहौर के अंदर दफना दिया जाता है। तो दोस्तों आज हमने बात कर ली है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। फिर अगले जो शासक है हम बात करेंगे जो इससे अगला जो शासक है यानी कि आराम शाह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं। फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।